नमस्कार दोस्तों। प्रतिभा किसी से छुपाए नहीं छुपती है, ना किसी के रोके रुकती है। और आज मैं जिनके साथ हूँ उन्होंने बेहद अत्यंत साधारण गरीब बस्ती से अपना जीवन शुरू करके एक हॉल 2-3 रूम के घर से जो है वहाँ से शिक्षा पाकर और बहुत ऊंचे लेवल तक संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ तक में संबोधित करने का आप अपने टैलेंट के दम पर पहुंची हैं। आप श्री शिव एवं श्री नूतन घावरी जी की सुपुत्री हैं। रोहिणी घावरी आपका नाम है। और इंदौर के संबंध में तो इंदौर की शासिका रही हैं देवी अहिल्याबाई होलकर रही हैं। लता मंगेशकर जो कि स्वयं अपने आप में काफ़ी विपरीत परिस्थितियों में फ़ाइट करके ज़िंदगी में काफ़ी ऊंचे मुकाम हासिल करे हैं, अमर तक हो गए हैं ये लोग। और भविष्य तो किसी ने नहीं देखा है, लेकिन मैं आपके संबंध में भी यही उम्मीद करता हूँ। आप अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ज़ोर से। हाँ जी, तो आपने बहुत अच्छा परिचय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, प्रतिभा जिस तरीके से आपने कहा, शुरुआत तो हो चुकी है और अभी ही पीएचडी करके मैं वापस अपने घर, अपने देश वापस आई हूँ। तो प्रयास तो यही है कि भविष्य में भी, आज तो अच्छा कर ही रहे हैं, भविष्य में भी अच्छा करती रहूँ। जी बेटा, अच्छे परिचय का रीज़न ये है, मैं आपके पापा का बहुत पुराना दोस्त हूँ, 25-30 साल का, और उन्हीं के सब प्रयासों से यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ और मुझे काफ़ी खुशी हुई है। अभी आपको कैसा लग रहा है घर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। 2.5 साल बाद मैं अपने परिवार के बीच में हूँ, तो बहुत खुश हूँ और परिवार के बीच रहकर तो अच्छा ही लगता है। जी अच्छा, तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आपके कॉलेज से लेके वर्तमान सफ़र के बारे में, एवं इस बीच में क्या क्या रुकावटें, हर्डल्स एक्सेट्रा आपने फेस करी? देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हर मिडिल क्लास बच्चे की सेम कहानी है कि किस तरह से एजुकेशन में हर्डल्स आती हैं। बचपन से ही हम लोग देखते हैं। इवन हम लोग तो लोअर मिडिल क्लास है, क्योंकि मिडिल क्लास में भी 2 कैटेगरीज होती है, एक हायर मिडिल क्लास होते हैं और एक लोअर मिडिल क्लास होते हैं। तो हम लोग तो लोअर मिडिल क्लास से हैं। तो मम्मी की एक नौकरी थी और 4 बच्चे, तो एजुकेशन में तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रही है। मैंने डीएवी यूनिवर्सिटी से अपनी कॉलेजिंग की है, उसके पहले मैं केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट हूँ। तो IMS DAVV से मैंने MBA किया है। IMS से मैंने भी पास आउट हूँ। हाँ जी, बताया आपने, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो हम लोगों ने फेस की है मॉनेटरी टर्म्स में, पैसों की दिक्कत जो देखते हैं सभी बच्चे अधिकतर। अच्छा, और आपने संयुक्त राष्ट्र में भी संबोधित करा है, बहुत अपने आप में बिरला अचीवमेंट है ये। वहाँ का क्राइटेरिया क्या था सिलेक्शन? क्राइटेरिया वहाँ का यूएनओ के द्वारा ही होता है। उसमें एक प्रोफाइल आपकी सिलेक्ट होती है। यूएनओ पूरा डीप सर्च करता है आप कहाँ से आए हो और किस टॉपिक पे बोलते हो। ह्यूमन राइट काउंसिल में हम लोग ह्यूमन राइट्स के बारे में अपने देश की वस्तुस्थिति बताते हैं एज अ कॉमनर इंडिपेंडेंट स्पीकर्स के तौर पे, क्योंकि डिप्लोमेट्स जाते हैं, डिप्लोमेट्स का अलग क्राइटेरिया होता है और हम लोगों का अलग क्राइटेरिया होता है। हमारी वॉइस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बिकॉज हमारी वॉइस रियल कंट्री की वॉइस है। हम लोग रियल ग्राउंड पे क्या चल रहा है उसके बारे में बताते हैं। कितनी टाइम, जिसको वाइटल मिनट्स कहते हैं, कि इतनी देर में आपको अपना सब्जेक्ट पर डिलीवर करना है, कितना टाइम दिया जाता है वहाँ? 1 मिनट 30 सेकेंड्स सभी कंट्रीज़ के लिए होता है। सभी 1 मिनट 30 सेकेंड्स जी, सभी स्पीकर्स के लिए जी। अच्छा, इसके लिए आपने प्रिपरेशन कैसे की, किसी का गाइडेंस लिया? देखिए, काफ़ी ज़्यादा कुछ एक टीम थी हमारी जो जिनेवा में ही बेस्ड टीम है, उन लोगों ने भी हेल्प की है। और साथ ही साथ मैंने अपनी स्पीच खुद लिखी थी और 1 मिनट 30 सेकेंड्स में उसको 3 पैराग्राफ्स में करके मैंने स्पीच दी जी। अच्छा, इस पूरी यात्रा में सहयोग कैसा रहा, विशेषकर परिवार की मैं बात करना चाहूँगा? बहुत सपोर्ट रहा फैमिली का, तो हमेशा से ही ट्रस्ट किया है उन्होंने और मॉरल सपोर्ट उन्होंने बहुत ज़्यादा दिया है जी। अच्छा, थोड़ा सा एक पर्सनल क्वेश्चन पे जैसे मैं आता हूँ, आप वाल्मीकि समाज को बिलोंग करती हैं, एजुकेशन का लेवल काफ़ी नीचे है, कुछ
कुछ सुधरा हुआ भी है। तो ऐसे में आप चूँकि इस एज में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ मैरिज वगैरह को लेके फियर या डर, या आप चाहें तो आंसर दीजिए। फियर कैसा, ये तो खुद का व्यक्ति विशेष पर्सनल डिसीजन है कि हम लोग शादी कब करना चाहते हैं और किससे करना चाहते हैं। तो अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, लेकिन फ्यूचर होगा तो फिर सबको बताएंगे जी। अच्छा, और एक मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं वहाँ आपका सम्मान समारोह हुआ था रवींद्र नाट्य गृह में, मैं वहाँ पर भी था। आपने अपने पर्सनल लेवल पर 1000 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप डिक्लेयर की थी पर्सनल फंडिंग से। इसके पीछे क्या मोटिवेशन था, क्या रीज़न था? देखिए, इसका पर्पस यही है कि 1000 स्टूडेंट्स, अभी तो ये बहुत ही छोटा लक्ष्य है, क्योंकि देश से ऐसे बहुत हज़ारों लाखों बच्चे जो विदेश पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी दैनिक स्थिति और फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से कई बार सपने टूट जाते हैं। तो उनको गाइड करना कि सरकार की किस तरह से योजनाएं हैं, और 800+ स्टूडेंट्स को सरकार खुद भेजने के लिए नेशनल लेवल, स्टेट लेवल्स के लिए, तो उस पूरे प्रोसेस में कैसे बच्चे, क्योंकि रास्ता बताने वाला मार्गदर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो मार्गदर्शन देना, और अभी स्टार्ट कर भी दिया है कि किस तरीके से अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं और कौन सी कंट्रीज़ बेस्ट है, कौन से कोर्स के लिए जा सकते हैं, तो वो सब चीज़ों में है। एक छोटा सा क्वेश्चन माइंड में ये आया कि देश की जो भी वर्तमान परिस्थिति, किसी भी देश की अपन बात करते हैं, इसका आपके जो भी लेक्चर्स आपने टॉपिक पर दिया, उस पर कुछ इसका रिफ्लेक्शन आता है क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा। हमारे स्टेटमेंट्स UN में रजिस्टर्ड होते हैं, और उन स्टेटमेंट्स, हाँ, उन स्टेटमेंट्स के बिहाफ पे कंट्री का ग्राफ अप और डाउन होता है। कई बार पाकिस्तान द्वारा कोशिश की जाती है कि इंडिया का लेवल बहुत डाउन, इंडिया की रैंकिंग UN में बहुत कम हो। ये दिखाया जाता है कि ह्यूमन राइट्स को लेकर, जैसे दलित इश्यूज़ को लेकर, माइनॉरिटीज़ को लेकर, कई बार पाकिस्तान हमें कोशिश करता है ट्रोल करने की और हमारे स्टेटमेंट्स को। तो हम जैसे लोग वहाँ जाते हैं और वस्तुस्थिति बताकर हम ये देते हैं कि हमारे देश में क्या चल रहा है। तो ये अच्छा, चलिए एक क्वेश्चन और उठा, हमेशा पाकिस्तान की बात की जाती है, चाइना की क्यों नहीं की जाती? क्योंकि पाकिस्तान की फ़ाइट हमसे अभी ज़्यादा रहती है, और पाकिस्तान कोशिश करता है कि कैसे इंडिया को डाउनग्रेड किया जाए। तो UN में तो इंडिया और पाकिस्तान का काफ़ी बड़ा मेजर रोल होता है। एशियन कंट्रीज़ में इंडिया पाकिस्तान के स्टेटमेंट सभी लोग बहुत सुनने में भी इंटरेस्टेड होते हैं, तो ये फ़ाइट हमेशा रहती है। अच्छा, आप अपने खुद की तरफ से कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, मैं एजुकेशन के बिहाफ पे यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं बाबा साहब की बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ, और उन्हीं के बताए रास्ते पे चलकर यहाँ तक पहुँचे। हम सभी भाई बहन उनके बताए रास्ते पे चल रहे हैं। तो एजुकेशन से हमारी फैमिली कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन सब कुछ चेंज हो सकती है। तो मैं भी ये कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड हो, और एक सबसे बेस्ट वे अगर कोई है आज की तारीख में जो सक्सेसफुल बना सकता है, वो है एजुकेशन। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आपके फादर ने सड़क किनारे STD PCO की शॉप चलाई है। आप सफाई कर्मी भी रहे हैं, आपकी मदर अभी भी ESI कर्मचारी बीमा अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, और आपकी एक सिस्टर डॉक्टर है गुजरात में, एक LLB कर रही है, और छोटा भाई जो है वो BTech कर रहा है इंदौर के अत्यंत प्रतिष्ठित GSITS कॉलेज से, जो कि काफ़ी माना हुआ है। और लास्ट में तो मैं आपके लिए यही मेरी ऑल गुड विशेस फॉर यू कि आप बहुत ऊंची जाएं। बहुत कम लोगों को अपने राष्ट्र को, नेशन को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, और विशेष धन्यवाद बेटा आपसे इसलिए क्योंकि आप जैसी हस्तियों के लिए, सेलिब्रिटीज़ के लिए मीडिया वाले आगे पीछे भगते हैं। मैंने देखा लोग सॉरी या नीचे मुंह करके बगैर आंसर दिए निकल जाते हैं। आपने हमारे इस छोटे से YouTube चैनल गुमनाम चैनल के लिए टाइम निकाला, अपने स्वयं के घर पर मुझे मौका दिया है इस इंटरव्यू के लिए, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अत्यंत ही खुशनुमा, बहुत प्रतिष्ठित भविष्य की आपके लिए कामना करता हूँ। धन्यवाद।